ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक सोयाबीन गर्डल बीटल। सोयाबीन चक्कर भृंग बीटल आप देखते हो कौन से होते हैं। अगर आपने कभी रात को लाइट के आसपास देखे हो तो ब्राउन या ब्लैक कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। अगर आप उनको टच कर दो तो वो अपने आप के जो लेग्स है वो नीचे इकट्ठे कर लेते हैं और बहुत देर तक उस स्टेज में पड़े रहते हैं, जैसे कि वो डेड इंसेक्ट हो। अगर आपने गौर किया हो तो ये बीटल आपके घरों में भी लाइट्स पे रात को आपको आजकल जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे ग्रीनिश कलर के और ब्राउन कलर के, छोटे साइज के और बड़े साइज दोनों ही आ रहे हैं, तो दैट इज बीटल। और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका फाइलम और क्लास तो चल ही रही है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका है कोलियोप्टेरा, फैमिली है इसकी लैमडी। और अगर जीनस और स्पीशीज की बात करें तो इसका जीनस है ओबेरिया और स्पीशीज की बात करें तो ब्रेविस। तो इसका जो स्पीशीज है वो चेंजेबल होती है, किसी भी इंसेक्ट में जीनस है वो अलग भी हो सकता है और स्पीशीज है वो भी अलग हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पोषक पौधे या होस्ट प्लांट्स के बारे में। तो जैसे इसके नाम से पता है कि सोयाबीन गर्डल बीटल है, तो इसका जो मेन जो होस्ट प्लांट होगा वो कौन सा रहेगा, सोयाबीन। और सोयाबीन के साथ साथ जो अनदर होस्ट प्लांट्स हैं दैट आर सेम, मिर्च, करेला, मूंग, उड़द इत्यादि, ये सब क्या है इसके होस्ट प्लांट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम क्षति या जो इसका नेचर ऑफ डैमेज है वो किस प्रकार है और इसका जो प्रकोप है वो कब कब रहता है। तो इसका जो प्रकोप है या इसका जो अटैक है वो जुलाई के एंड से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक, जब तक की फसल की कटाई होती है तब तक इसका प्रकोप रहता है। जो फीमेल बीटल है वो क्या करती है, इसका नाम ही क्या है, गर्डल बीटल है ना। तो ये क्या है, सोयाबीन की जो डंठल होती है, पत्ती का जो डंठल या कोमल तने पर मुखांक से 2 चक्कर 3 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाती है। अब इसको चक्कर बीटल क्यों कहते हैं, अब आपको समझ आई होगी बात कि क्या कह रहे हैं कि ये कोमल तने पर या जो उसकी पत्तियों का डंठल है उसके ऊपर 2 चक्कर बनाती है। कितनी दूरी पर, 3 से 7 सेंटीमीटर पर। इस प्रकार ये चक्कर बनाते हैं और चक्कर बनाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, चक्कर बीटल है ना, गर्डल बीटल या चक्कर भृंग जो चक्कर बनाते हैं। और उस कारण क्या होता है, पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं और ये जो प्रकोपित हुआ हुआ पौधा होता है, ये जो ग्रसित पौधा होता है वो सूखने लगता है और हमें अलग से दिखाई देता है। और ग्रब, ये इसकी जो सुंडी होती है, जो ये इसका लार्वा जो होता है वो क्या करता है, इसका लार्वा तने को खाता है और तने को खाकर खोखला बना देता है। जो इसका ग्रब होता है, जो इसका लार्वा होता है या सुंडी जिसको कहते हैं, तने को खोखला कर देते हैं और इससे जो ग्रसित प्लांट्स होते हैं वो 36 से 50% तक प्रकोपित हो जाते हैं या ग्रसित हो जाते हैं। और जिन प्लांट्स पर इसका असर कम रहता है उन पर भी फलियां हैं जो कम लगती हैं और उन फलियों में दाने भी कम बनते हैं। और 1.5 से 2 महीने तक अगर इस कीट का आक्रमण हो तो जो प्रकोपित पौधे हैं वो पूरे के पूरे उनके तने खोखले हो जाते हैं और जो पैदावार है या जो क्वालिटी है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका जो प्रकोप है वो कहाँ होता है, जहाँ पर अधिक आर्द्रता पाई जाती है या जहाँ नमी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है या जो इसका लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो अगर इस बीटल के लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं।
फर्स्ट हमारे 4 अवस्था में क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास होती है एग, सेकेंड क्या होती है उसका लार्वा या सुंडी, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ इसका एडल्ट। तो अभी तक जितने हमने इंसेक्ट स्टडी किए उसमें 3 या 4 स्टेजेस रही हैं। 3 स्टेजेस में एग, लार्वा एंड एडल्ट, और अगर 4 स्टेजेस है उसकी लाइफ हिस्ट्री में तो एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो इस बीटल जो हम ये कर रहे हैं गर्डल बीटल, इस बीटल की जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। और अगर अब बात करें कि जो एग है, वो एग क्या होते हैं, जो एडल्ट है वो जैसे ही प्यूपा से एडल्ट बनते हैं वो 3 से 5 डेज के बाद मैटिंग करते हैं या पॉपुलेशन की क्रिया होती है, और उसके बाद जो फीमेल है वो एग देने के लिए तैयार हो जाती है, और इसके लिए उसे पॉलीगैमी की भी आवश्यकता पड़ती है, बहुसंगमन की जरूरत पड़ती है। तो जो फीमेल इंसेक्ट है या फीमेल बीटल है, वो जो लीफ का स्टॉक होता है, जो वृंत होता है या तने पर 3 to 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 चक्कर बनाती है, और फिर नीचे वाले चक्कर के पास छोटे छोटे छेद बनाकर उसमें एग देती है। कितना स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना इस बीटल का। नॉर्मली क्या हमने अब तक जो इंसेक्ट स्टडी किया वो या तो लीव्स पर एग लेइंग करते हैं, या तने के पास मिट्टी में एग लेइंग करते हैं जड़ों के पास जाकर, या तने और जो लीफ का जॉइनिंग पॉइंट होता है वहां पर करते हैं। तो इस बीटल का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि पहले क्या करती है, ये तने पर या जो लीफ स्टॉक होता है उस पर 3 to 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 राउंड बनाती है, 2 गोले या चक्कर बनाती है, और फिर जो नीचे वाला चक्कर होता है उसके पास में छोटे छोटे छेद बनाकर फिर उसमें एग लेइंग करती है। और ये अपने पूरी लाइफ में 122 एग देती है, जो लंबे होते हैं और येलो कलर के होते हैं। और जो अगर जब ये एग लेइंग करती है तने पर या जो परन ग्रंथ है या लीफ स्टॉक है उसके ऊपर जब चक्कर बना लेती है, तो उस चक्कर के कारण ऊपर का जो भाग है वो 24 आवर्स में मुरझा जाता है, और ऊपर की जो पत्तियां वो भी सूख जाती हैं। इस एग की टाइम की अगर इसका एग टाइम की बात करें तो उसका जो टाइमिंग है वो 4 to 5 डेज में रहता है, 4 to 5 डेज का ही होता है। नेक्स्ट सेकेंड इसकी जो स्टेज है वो है इसका ग्रब या इसका जो लार्वा होता है, और वो जो लार्वा है वो 19 to 22 mm लंबा होता है, और इसकी जो लार्वा है या इसका जो जिसको सुंडी अवस्था भी कहते हैं, उसके प्रत्येक खंड पर कंटिकाएं पाई जाती हैं, नुकीली स्पाइंस जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये जो दिए हुए अंडे होते हैं या जो एग से ये लार्वा निकलता है, कब निकलता है, जब फसल पकने का टाइम होता है। फसल पकने के टाइम के आसपास ये लार्वा निकलते हैं, और पौधों के जो तने होते हैं उसको 18 to 25 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटकर उसमें घुस जाते हैं, और दरारें बनाकर जमीन के अंदर जाकर ये जो हाइबरनेशन की क्रिया होती है या जिसको सुप्तावस्था कहते हैं उसमें चले जाते हैं। और इस कंडीशन में या इस स्थिति में वो 240 डेज से लेकर 308 डेज तक रहते हैं। 248 से 308 दिन तक वो इसी अवस्था में रहते हैं, और इसमें जो निर्मोचन है या जो मोल्टिंग की क्रिया है वो 4 बार होती है, जो 32 से 62 दिनों में पूरी हो जाती है, जिससे ये लार्वा ये बीटल का जो कैटरपिलर है, लार्वा है, जो सुंडी अवस्था है या जिसे भृंगक भी कहते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज प्यूपा, जो इसकी लाइफ की थर्ड स्टेज है। अब जो पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है, जो ग्रब है, वो क्या करता है, तने के जो खोखले भाग में रहता है वहीं पर ये प्यूपा में
परिवर्तित हो जाता है। और यह जो प्यूपावस्था या कोशावस्था होती है, यह 8 से 11 दिनों तक की होती है। मतलब जब प्यूपा प्यूपा क्या होता है, लार्वा अपने बाहर एक कोकून की फॉर्मेशन कर लेता है, कोया की फॉर्मेशन कर लेता है और उसके अंदर सुरक्षित अवस्था में रहता है, तो उस स्थिति को प्यूपा कहते हैं। तो ये जो प्यूपा अवस्था होती है, प्यूपेशन की जो स्टेज होती है, वो 8 से 11 दिनों तक की रहती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एडल्ट या प्रोड। अब ये जो प्रोड है, ये किससे बनता है, प्यूपा से। जो तीसरी स्टेज होती है ना लाइफ की, उससे जो निकलता है वो प्रोड इंसेक्ट निकलता है या बीटल निकलता है। और जिसके वक्ष तथा प्रथम जोड़ी जो पंख होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। और ये जो बीटल, एडल्ट बीटल जो निकलता है प्यूपा से, वो कुछ दिनों तक कहाँ रहता है, तने के अंदर ही, जो उसने खोखला भाग किया होता है ना रहने के लिए, उसी में रहता है। और इसका कलर है वो काले रंग का हो जाता है, तब यह बाहर निकलता है। यह भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना, कि तने के अंदर खोखला होकर कब तक रहता है, जब तक कि उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और फीमेल और मेल अलग अलग लाइफ टाइम रखते हैं। जो मेल है वो 10 to 34 डेज तक जिंदा रहते हैं, और जबकि फीमेल है वो 12 से 56 दिन तक जीवित रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये मेल फीमेल में पहले भी हम देख चुके हैं कई इंसेक्ट्स में, कि मेल और फीमेल की जो लाइफ टाइम है वो अलग अलग रहता है। अभी हम देखते हैं कि ये जो इसकी लाइफ साइकिल है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी, एग। फर्स्ट स्टेज जो एग है वो एग लेइंग, एग की जो अवस्था है उससे फर्स्ट जो स्टेज में चेंज होता है वो 4 to 5 डेज में कौन सी अवस्था मिलती है हमें, ये दूसरी अवस्था। और सेकेंड स्टेज होती है लार्वा की होती है। थर्ड 32 से 62 दिन में ये क्या होता है, इसमें 4 बार निषेचन की क्रिया होती है, मोल्डिंग होती है, और पूर्ण विकसित जो लार्वा है वो तने के अंदर खोखले भाग में किसमें परिवर्तित हो जाता है, थर्ड स्टेज प्यूपा में। और ये जो प्यूपा है ये 8 से 11 दिन के अंदर पूरी तरह से अडल्ट में विकसित हो जाता है। और फिर इसकी जो लास्ट स्टेज है एडल्ट या प्रोड, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब ये प्रोड बन जाते हैं, तो प्रोड बनने के कुछ दिन तक ये उसी तने के खोखले भाग में ही रहते हैं, और उसके बाद जब ये काले रंग के हो जाते हैं तो बाहर आते हैं। और जब ये मेल और फीमेल बाहर आते हैं तो 3 to 5 डेज के बाद, 3 to 5 डेज में ये मैटिंग प्रोसेस या पॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, फिर से जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है। इस प्रकार इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितने स्टेजेस में पूरी हो जाती है, 4 स्टेजेस में। 4 स्टेजेस में इसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट होती है। देखिए इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब ये एक साइकिल को याद रखने के लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म होती है, कि आप इस तरह से एक राउंड डायग्राम बना लें, फिर आपको आसानी से लर्न भी हो जाता है। तो इसकी जो टोटल लाइफ होती है वो 47 डेज से 83 डेज होती है। और एक साल में हमें कितनी जनरेशन मिलती है, 2 जनरेशन मिलती है। और ये जो इसकी जो दूसरी पीढ़ी बनती है एक साल में, वो क्या करती है, पूर्ण विकसित जो इसके सुंडी होती है, जो इसकी लार्वा है, उसी अवस्था में ये सुप्तावस्था में रहते हैं। और अगले साल जून जुलाई में जब बारिश का मौसम होता है तो फिर से ये एडल्ट बन जाते हैं। मीन्स जब सेकेंड इसकी जनरेशन बनती है तो वो सेकेंड जनरेशन पूरी सर्दियाँ सुप्तावस्था में ही गुजार देते हैं, और गर्मियाँ भी ऑलमोस्ट निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब जून जुलाई बारिश के मौसम में ये माने कि जब उस फसल का मौसम होता है तब ये प्रोड बनकर बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल को फिर से शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है या इसका जो कंट्रोल है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कह सकते हैं। या अगर इस पर अटैक हो चुका हो तो अटैक होने के बाद किस प्रकार से हम उसके अटैक को कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास क्या आता है कि जब हम फसल की बुआई करते हैं
या फसल को बोते हैं तो वो बारिश होते ही जल्दी से करनी चाहिए और बीज की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो पौधे प्रकोपित हैं या जो ग्रसित पौधे हैं उसकी पत्तियां और तने को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर फसल पर प्रकोप हो जाता है तो कैसे क्या क्या जो केमिकल्स हैं या दवाएं जिन्हें कहते हैं हम छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरोपायरिफास, मिथाइल डायमेटोन, क्विनलफास, फॉसेलोन। तो ये ज़रूरत के हिसाब से हम 15 से 20 दिन तक इसकी ये दी हुई निश्चित मात्रा का फसल पर छिड़काव करते हैं और फिर हम इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं या जो इस बीटल का परजीवी है उसको हम यूज करके इसकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे तो और भी हैं बेस्ट सोयाबीन के, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है अरंडी, प्रोरो एवं संपुट बेतक, जो कैस्टर शूट एंड कैप्सूल बोरर। तो ये जो अरंडी होती है, आपको पता है अरंडी क्या होती है? अरंडी से भी तिलहन है, ये तेल निकाला है। तिलहन फसलें कौन सी होती हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये जो अरंडी है इसका शूट और कैप्सूल बोरर कौन सा है? क्लास फाइलम, क्लास आपको पता ही रहता है कि इंसेक्ट की क्लास और फाइलम क्या है। ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा और इसकी जो फैमिली है वो है पायरोस्टिडी। और अगर इसके जीनस स्पीशीज की बात करें तो वो है कॉन्गोकैथस और इसकी स्पीशीज है पंक्टिफ्रैलिस। तो ये इसकी जीनस और स्पीशीज रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। अब नाम में क्या है? अरंडी, प्ररोहन, संपुट, कैस्टर शूट एंड कैप्सूल बोरर। तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा? अरंडी या कैस्टर। एंड अनदर प्लांट्स और भी हैं जिस पे ये प्रकोप करता है या इसके जो होस्ट प्लांट रहते हैं अदरक, हल्दी, बादाम, अमरूद, पीच, आम। इसमें भी क्या है, इस जो कीट की लार्वीज होती हैं वो इनको डैमेज करती हैं। जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा के भी फसलों पर ये पाई जाती हैं। अब अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ तक रहता है? तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर अरंडी उगाई जाती है या अरंडी की पैदावार की जाती है। ऐसा जो स्थान है जहाँ पर या देश के ऐसे प्रदेश जहाँ पर अरंडी की फसल को उगाया जाता है वहाँ पर इस इंसेक्ट का वितरण रहता है, ये इंसेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप इसकी डैमेज कैसे करता है या किस प्रकार या इसकी कौन सी अवस्था डैमेज करती है। तो इसकी जो सुंडी अवस्था है या जो लार्वा अवस्था जिसे कहते हैं वो हानिकारक होती है या वो प्लांट्स को डैमेज करती है। जब अरंडी के प्लांट छोटे होते हैं या नए पौधे होते हैं तो ये जो लार्वा है या सुंडी है ये प्ररूप के ऊपर से छेद कर देती है और तने के अंदर घुस जाती है और तने के अंदर जब चली जाती है तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और पौधों पर जब कैप्सूल बनते हैं तो ये जो लार्वा है ये उनके अंदर प्रवेश कर जाता है उन कैप्सूल्स में और फिर ये उसमें प्रवेश करके बीजों को खा जाती है ये सुंडी। इस प्रकार फसल को बहुत अधिक हानि हो जाती है। और अरंडी की ऐसी जो स्पीशीज होते हैं जिसमें जो पुष्प गुच्छ होते हैं वो एक दूसरे से सटे होते हैं और जिन पर जो मेल फ्लावर है वो अधिक होते हैं उन प्लांट्स पर या उस किस्म पर इस सुंडी का अटैक अधिक होता है। और ये जो कीट है ये क्या करते हैं कि उस जो कीट की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है और जो बुरादा होता है उससे उस प्रोरोह पर जाला बन जाता है और फिर कई बीज जाले में एक साथ जुड़ भी जाते हैं या जुड़े हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बीज क्या होते हैं जाले में जुड़े हुए पाए जाते हैं तो इस इंसेक्ट की आराम से पहचान हो जाती है कि फसल पर इस इंसेक्ट का जो अटैक है वो हो चुका है।
क्यों? क्योंकि जो बीज है वो ऊपर उसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जो वहाँ पे बुरादा होता है उससे जाले में इकट्ठे हो जाते हैं। तो फसल को देखने से ही पहचान हो जाती है कि इस फसल पर किसका हो गया, कैस्टर शूट और कैप्सूल बोरर का अटैक हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो किस प्रकार की रहती है, कितनी अवस्थाओं में इसका जो लाइफ है वो पूरी होती है। तो इस इंसेक्ट में जो ये कैप्सूल बॉर्डर है, इसकी जो लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं या 4 स्टेजेस पाई जाती है। सेम वे 3 में क्या होता है, एग, लार्वा और एडल्ट, और 4 में एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं कि एग जो होती है, तो जो इसके ये फीमेल जो इंसेक्ट होता है वो जो प्लांट्स के कोमल पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पत्तियां होती हैं या उसके जो कोमल या सॉफ्ट जो स्टेम होते हैं वहाँ पर और एग लेइंग करती हैं, और एग जो है वो दूर दूर बिखरे हुए रूप में दिए जाते हैं। और एग की जो अवस्था होती है, जिस जिस अवस्था में एग हैच हो जाता है, हैचिंग जो टाइम होता है वो 6 से 7 दिन रहता है, और 6-7 दिन के बाद एग हैचिंग हो जाती है या एग पककर फूट जाता है, जिससे उसमें से लार्वा निकल जाता है। तो लार्वा की जब बात करते हैं इसकी सेकंड स्टेज की, तो ये लार्वा निकल कर क्या करता है, सुंडी जिसे कहते हैं, ये सुंडी या जो लार्वा है प्ररोह में छेद कर तने के अंदर घुस जाता है, और फिर अंदर जाकर तने का जो अंदर फिलामेंट्स होते हैं या जो उसका जिसको गुदा बोलते हैं उसे ये खाना शुरू कर देता है। और फिर ये इसके जो 4 से 5 इंस्टार बनते हैं, 4 से 5 इंस्टार बनने के बाद ये 15 से 25 दिनों के अंदर पूर्ण विकसित लार्वा बन जाता है या पूर्ण विकसित सुंडी के रूप में बन जाता है। और ये जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है ये ब्राउन रेड कलर का होता है और 25 to 30 mm लंबा होता है। इसके शरीर पर कड़े हेयर पाए जाते हैं, हार्ड हेयर पाए जाते हैं, और शरीर लेटरल साइड से जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, इसके ऊपर पीले रंग की धारियां दिखाई देती है। लेटरल कौन सी, इसकी जो पार्श्व साइड होती है ना, एक ऊपर होती है जैसे हम बात करें तो एक डोर्सल, एक वेंट्रल, और एक जो लेटरल साइड होती है पार्श्व साइड वाली जो जगह होती है, तो उसमें इसमें इस इंसेक्ट में येलो कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, स्ट्राइप्स या धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जब प्यूपा, तो प्यूपा क्या होता है, जब लार्वा अपने बाहर कोकून की फॉर्मेशन कर लेता है तो उस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। तो ये जो विकसित लार्वा होता है ये क्या करता है, कैप्सूल के अंदर रेशम का कोकून बनाता है, किसका, रेशम का कोकून बनाकर उसमें ये रहता है या प्यूपा में बदल जाता है। और यह जो अवस्था होती है जिसे कोशावस्था कहते हैं या प्यूपेशन स्टेज कहते हैं, यह 7 से 10 दिन की रहती है। 7 से 10 दिन में क्या होता है, ये जो प्यूपा है वो प्रोड में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोड में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, प्रोड या इसका जो एडल्ट। तो एडल्ट कैसा होता है, एडल्ट जो शेल होता है या जो मौत होता है वो पीले रंग का होता है और इसके ऊपर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। पंखों पर भी पीले रंग के पंख होते हैं, उन पर भी काले रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो क्या करती है, पॉपुलेशन की क्रिया के बाद एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये देखिए इस साइकिल के अंदर फर्स्ट जो स्टेज हमारे पास होती है एग से 6 to 7 डेज में क्या बन जाता है, एग हैचिंग के बाद लार्वा, ये हमारी कौन सी स्टेज है, सेकेंड। और इससे फिर लार्वा से लार्वा से कितने 15 से 25 दिनों में पूर्ण रूप से विकसित होकर जो सुंडी अवस्था है उससे हमारे तीसरी अवस्था कौन सी मिल जाती है, प्यूपा, या जिसे कहते हैं कोशा अवस्था में ये रहता है। यह 7 से 10 दिन के अंदर किसमें बदल जाता है या किसमें विकसित हो जाता है, प्रोड में। तो इस प्रकार जो ये प्रोड होते हैं वो एक से प्रोड के बनने के 1 से 2 दिन बाद ही पॉपुलेशन की क्रिया के बाद
फीमेल इंसेक्ट एग लेना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार ये जो लाइफ की इसकी 4 स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। लाइफ साइकिल कितना रहता है इनका? 29 to 44 डेज, मतलब 29 से 44 दिन के बीच में इनका जो लाइफ साइकिल है इंसेक्ट का, वो एग से लेके अगेन एग तक पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। और एक साल में कितनी जनरेशन मिलती है हमें? 3 जनरेशन। और ये जो इंसेक्ट है ये कब सक्रिय रहता है? सितंबर से मार्च तक सक्रिय रहता है। किसमें? अरंडी की फसल में, क्योंकि अरंडी की ये पेस्ट है ना, कैस्टर का पेस्ट है, तो किसमें एक्टिव रहेगा? अरंडी में, कैस्टर में सितंबर से मार्च तक सक्रिय रहता है। और इसमें मेटामॉर्फोसिस जो पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब लास्ट में हम इसकी क्या बात करते हैं, हर इंसेक्ट की तरह कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप, हाउ टू कंट्रोल इट्स अटैक, कि हम इसका जो अटैक होता है या इसका जो प्रकोप है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि कंट्रोल इसका प्रकोप हो जाता है तो हम उससे कैसे ट्रीट करें फसल को कि उसका जो प्रकोप है उसका असर खत्म हो जाए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास इनके प्ररोग ग्रसित होते हैं या हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जाला बन जाता है ना, जाला बन के उनके जो सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस कारण हमें पता लग जाता है कि इस फसल पर इंसेक्ट का प्रकोप हो चुका है। तो उन प्ररोगों या उन कैप्सूल्स को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फिर यदि हमारे पास इस फसल पर यदि प्रकोप हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें मालाथियन, फैंथियन, कार्बारिल की एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित मात्रा को किसमें मिलाते हैं हम? पानी में मिलाकर 3 सप्ताह के अंतर से 3 बार प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका छिड़काव कर देते हैं। और इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम इसका कीट के इन्फेक्शन को या संक्रमण को या इसके प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं।